गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा जो हमारी हिस्ट्री की बुक थी हमारे अतीत पार्ट 3 उसमें हम अपना चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, जब जनता बगावत करती है ना। और 1857 उसके बाद में उसके तहत हमने कल पढ़ा था कि 1857 की जो क्रांति थी, जब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना अधिकार जमाया, तो उन नीतियों से उन्होंने जो नीतियाँ भारत के लोगों पर थोपी, उससे राजा रानी, किसानों, जमींदारों, हमारे आदिवासी सिपाहियों पर बहुत सारा प्रतिक्रिया उनको देखने के लिए मिली। कुछ नीतियाँ उन्होंने कार्रवाई जो जनता पे की, उससे जनता को पसंद नहीं आई और जनता ने किस प्रकार विरोध किया। और साथ ही में हमने ये पढ़ने की कोशिश की कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब 1857 की क्रांति होने वाली थी, तो किस प्रकार राजाओं और नवाबों की जो सत्ता थी वह छिनती चली गई। और उसी समय की बात करते हैं किसान और सिपाहियों की, तो उनकी क्या दिशा थी, किस तरीके से उनके हाथों से ज़मीनें निकलती जा रही थी, किस प्रकार से असंतोष था कंपनी ने, सेना में सिपाहियों की जो स्थिति थी उसकी कैसी स्थिति थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुधारों पर प्रक्रिया। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारत के अंदर जो समाज है, भारतीय समाज जो है, उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हुआ करता था कि सती प्रथा थी, बाल विधवा जो हो जाते थे है ना, तो हमारे यहाँ उसकी शादी नहीं करते थे, उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता। तो बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे समाज में उनको देखने के मिली कि अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लेडी का पति मर जाता है तो कहते हैं उसके साथ ही सती हो जाए। तो मतलब पति के साथ पत्नी को मारना ये तो गलत बात है। साथ ही साथ अगर कोई का हस्बैंड मर जाता है विधवा, तो उसका विवाह करने पे हमारी रोक थी, पढ़ने पर महिलाओं पर रोक थी। तो ऐसी समाज में अनेक कुरीतियाँ फैली हुई थी और उनका अंग्रेज़ों को लगता था कि भारत के अंदर जो ये कुरीतियाँ हैं उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए और सती प्रथा को रोकने के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया कि लोगों को अंग्रेजी आए। उनका मानना था कि अंग्रेजी आने से लोग आगे बढ़कर आएंगे। 1830 के सन के अंदर कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खोलकर काम करने के लिए और यहाँ तक कि अपनी ज़मीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। फिर 1850 ईस्वी में एक नया कानून बनाया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया था। इस कानून में क्या प्रावधान था कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति, अगर अंग्रेज़ों का जो ईसाई धर्म था, इस जिसमें हम प्रभु ईसा मसीह को हम अपना भगवान मानते हैं, वो लोग उसको अपनाता है, तो भी उसकी पुरखों की संपत्ति का उसका अधिकार पहले जैसा ही बना रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज़ उनका धर्म, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपरागत शैली, जो उनका जीने का तरीका है, उसको नष्ट करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी मौजूद थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव भी चाह रहे थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलन जो उन्होंने चलाए, जैसे राजा राम मोहन राय है ना, इनके बारे में हम लेसन जो हमारा अगला 8वां लेसन जो आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक चित्र पे भी नज़र डालते हैं। ये चित्र है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि उत्तर भारत के बाज़ारों में सिपाही खबरें और अफवाहें किस तरीके से फैलाते थे। हम अपना अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं कि जनता की नज़र से, है ना, जनता की नज़र से हम देखते हैं कि उस ज़माने में लोग जो अंग्रेजी शासन था उसके बारे में क्या सोचते थे। इसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर स्तोत्र 1 और 2 का वर्णन किया गया है पुस्तक में। हम उन स्तोत्र 1 और 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिससे हम देखते हैं कि जनता जो अंग्रेजी कुशासन था या अंग्रेजी ने जो शासन भारतीयों पर किया था उसके बारे में वो कैसी सोच रखते थे। तो चलिए आज हम स्तोत्र फर्स्ट पढ़ते हैं, जिसका नाम है 84 नियमों की सूची। यहाँ पर वर्णन किया गया है महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके जो चाचा थे वो मथुरा में एक आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3-4 दिन के अंदर वहाँ पर चारों तरफ कोहरा मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार से था, जैसा कि मैंने आपको इस चित्र में दिखाया है ना, कि उत्तर भारत जिसके अंदर हमारा यूपी भी आता है, मथुरा भी आता है,
ये जो चीज़ है, ये इसमें यही प्रदर्शित करने की कोशिश की कि किस प्रकार से सिपाही गलत खबरें और देकर अफवाहों को फैलाते थे। उसी का अंश हम यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं आपको कि उस अंश में सिपाही ने जो कहा था वो क्या था। उसने क्या बताया कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियम यानी 84 नियमों की रूल्स की एक क्या बनाई है, एक लिस्ट बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं राजकुमारों की मौजूदगी में उसको डिक्लेयर किया, उसका ऐलान कर दिया गया है। उसने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उन्होंने अंग्रेजों को धमकी दी है कि इसके घातक परिणाम होंगे, उसकी चेतावनी भी दी। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए जाएंगे तो पूरे समाज में बाहरी उथल पुथल मच जाएगी। कि राजा भारी गुस्से से अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे थे और धर्म युद्ध के लिए तारीखें तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार कर कर जो हमारे आसपास जो छावनियाँ लगती थी उनको भेज दी गई थी। ये स्रोत जो है वे विष्णु भट्ट गोडसे माजा प्रवास की पृष्ठ संख्या 23-24 से लिया गया है। तो ये तो थी हमारी पहले सूत्र में जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार उत्तर भारत के अंदर सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते थे और इसके अंदर अंग्रेजों ने जो 84 नियमों की जो सूची बनाई थी उसके कुछ परिणामों को, कुछ अंश को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि उस 84 नियमों का क्या परिणाम हुआ और सिपाही उसके बारे में किस प्रकार से अपने विचार रखते थे जनता की नज़र से के। अब इसका दूसरा जो पार्ट है, जो दूसरा स्रोत है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है जो कि जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। तो आज के लिए बच्चों इतना ही पढ़ते हैं हम। कल दूसरे स्रोत को जो कि एक बड़ा है काफ़ी, उसको हम पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा मैं अभी इसको आज डिस्कस कर लेती हूँ कि उस दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 के अंदर बंगाल नेटिव आर्मी ने सिपाही के तौर पर वहाँ पर उसको भर्ती किया गया था। उन्होंने अपनी नौकरी जो है 48 साल तक की और 1860 में वह सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपनी रिटायरमेंट के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्करण लिखने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अवधी भाषा के अंदर 1861 में एक संस्करण जिनमें नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी सिपाही से लेके सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित किया। तो इस संस्करण में क्या लिखा हुआ था, इस संस्करण के अंदर जो बातें लिखी है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना। आप सभी ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ें, फिर हम इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। थैंक यू।